आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। मानसून ने देश में एक हफ्ते की देरी से दस्तक दी, लेकिन अब मानसून पूरी रफ्तार से आगे बढ़ चला है। तकरीबन पूरे देश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। कुछ एक प्रदेश जो बारिश की बौछारों से बचे हैं, वो भी अगले 1-2 दिन में तरबतर होने वाले हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जहां आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही बरसाती सीजन में बीमारियों को दावत दे सकती है। आप संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। तो मानसून के सीजन में कैसे रखें खुद का ख्याल, कैसे रखें खुद को फिट एंड हेल्दी, कैसे हो हमारा लाइफस्टाइल, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद रहेगा। हर सवाल का जवाब देने के लिए अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक झमाझम बरसात ने मौसम सुहाना बना दिया है। आसमान से बरस रही झमाझम बूंदों से गर्मी उड़न छू हो गई है। उत्तर भारत में मानसून की बारिश से दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मौसम सुहाना होने के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली और मुंबई में तो 62 साल बाद मानसून ने एक ही दिन दस्तक दी, जिसकी वजह है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र, जिससे जहां मानसून नहीं पहुंचा है, आने वाले 2 दिनों के अंदर दस्तक दे देगा। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जुलाई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही कूल रहने वाला है। जब लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है तो एंटायर मानसून कंडीशन को भी एक्टिव करा देता है। इनिशियली तो अभी इसका प्रभाव में ज़्यादातर बारिश उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में हो रहा है, और धीरे धीरे ये हैवी टू वेरी रेनफॉल जो हो रहा है इस एरिया में धीरे धीरे वेस्टवर्ड शिफ्ट होगा, और छत्तीसगढ़ ईस्ट एमपी होते हैं, देन वेस्ट एमपी, देन राजस्थान, गुजरात एरिया में भी ये अच्छा बारिश कराएगा। इसलिए अगले 5 दिन तक जो मानसून का स्टेटस है देश में वो अच्छा रहने वाला है। बारिश राहत तो लाती है, लेकिन सेहत संबंधी समस्याएं भी लेकर आती है। खासकर संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। इसकी एक वजह तो जल जमाव है, जिससे कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। मानसून में लोग टाइफाइड, हैजा, पेचिश, हेपेटाइटिस ए का शिकार हो सकते हैं। बारिश में मच्छर होते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पीलिया और उल्टी दस्त की भी परेशानी हो सकती है। इस मौसम में स्किन इन्फेक्शन की समस्या आम बात है। बारिश की नमी से सांस संबंधी समस्या भी हो सकती है। मौसम में बदलाव से गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी शिकार बना सकता है। मानसून ने दस्तक दे दी है। हम सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मच्छर, चिकनगुनिया और डेंगू के फीवर, हम सबको पता है कि जो बीमारी जो फैलती हैं वो पानी इकट्ठा होने से फैलती हैं, तो हमें आसपास पानी इकट्ठे करना नहीं होना चाहिए। आसपास जो लार्वा है उसको मारने के लिए बहुत सारे लार्विसाइड्स है, उनका उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे जो रिपेलेंट क्रीम्स हैं मच्छरों से बचने के लिए, उनका उपयोग करना चाहिए। और घर के अंदर मच्छरदानी उसको लगा के रखना चाहिए। घर में खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद करके रखना चाहिए। बाहर जाते हैं तो पूरे कपड़े पहन के जाएं, जिससे मच्छर काटे ना। बच्चों में खासकर इन चीजें में ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त वाटर बॉर्न डिजीज बचने के लिए, जैसे टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हेपेटाइटिस है, डायरिया, वॉमिटिंग, इन सबसे बचने के लिए आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। शुद्ध और साफ पानी पीना है, या तो आरओ वाटर पीना है या पानी को उबाल के पीना। इस मानसून सीजन में बीमारियों को खुद से दूर रखना है तो सबसे पहले पानी हमेशा उबाल कर पिए। ऐसा करने से पानी में मौजूद बैक्टीरिया और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा रोजाना सुबह गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने से शरीर से हानिकारक विषाणु बाहर निकल जाते हैं। बारिश के मौसम में खान पान का ध्यान रखना भी जरूरी है। कम नमक खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें, घर का बना हुआ ताजा खाना ही खाएं, दूध और दही का सेवन कम करें, सीजनल फलों का सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियों, बैंगन, गोभी के सेवन से बचें, कच्चा खाना खाने से परहेज करें। नॉनवेज के शौकीनों को बारिश में इससे बचना चाहिए। आपका शरीर ऑलरेडी भारी है क्योंकि आसपास का माहौल भारी है, पानी का इंटेक ज्यादा है, तो हम 2 टाइम खाना खा के एक तरह से इसको जो हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए अपने शरीर को हल्का, स्वस्थ, तंदुरुस्त रख सकते हैं। जब आप फल खाएंगे तो फल खाने की वजह से आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो आप यूजुअली सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहते हैं वो सारे मिल जाएंगे। उस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को और हेल्दी बना सकते हैं। जाहिर है, अगर थोड़ा सा खुद का ख्याल रखा जाए तो मौसम में बदलाव के साथ होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है और बरसात के इस मौसम में हेल्दी रहकर भरपूर लुत्फ उठाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो आज यही हम आपको बताने वाले हैं कि इस मौसम का आप आनंद भी लें भरपूर और खुद का ख्याल भी रखें, वो सावधानियां बरतें जिससे कि आप फिट एंड फाइन रहें और मौसम का आनंद ले सकें। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों से सबसे पहले परिचय आपका हम करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर इशी खोसला हमारे साथ मौजूद रहेंगी, जो कि सीनियर डाइटिशियन है। इसके अलावा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ रहेंगी, सीनियर फिजिशियन, और डॉक्टर अमनजीत सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट हैं वेदांता अस्पताल से। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले स्वाति जी से करना चाहूंगा। स्वाति जी, हमारा जो शरीर है वो मौसम से रिएक्ट करता है। गर्मी आती है तो गर्मी से जुड़ी चुनौतियां, सर्दी आती है सर्दी से जुड़ी चुनौतियां। अब मॉनसून आ चुका है, पूरे देश में सक्रिय हो चुका है, तो इस पर हमारे शरीर का रिएक्शन किस तरीके से होता है, कैसे रिएक्ट करता है हमारा शरीर? देखिए आनंद जी, जब मॉनसून आता है तो एक तरफ जहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है बाहर का वातावरण का, वहीं ह्यूमिडिटी जिसे हम उमस बोलते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और ये जो ह्यूमिडिटी है ये हमारे ऊपर कई तरह से असर करती है। जैसे खास तौर से हमारी स्किन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जिनको एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या एक्ने या पिंपल्स की परेशानी रहती है या एलर्जिक प्रॉब्लम्स रहती है, उनकी स्किन की समस्याएं जो है वो खास तौर से इस समय पर बढ़ती हैं। वहीं देखा जाए तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद गर्मी में ही डिहाइड्रेशन होता होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से भी बहुत डिहाइड्रेशन होता है। तो इसकी वजह से हेडेक होना या बहुत ज्यादा थकान महसूस होना या ऐसा लगना कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, ये सब भी सिम्टम्स हैं जो कि उमस की वजह से दिखाई देते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि ह्यूमिडिटी की वजह से क्योंकि जो हमारा शरीर है वो धीरे धीरे उस स्वेट को धीरे बाहर नहीं निकाल पा रहा है जो कि वो निकालना चाहता है, इसकी वजह से भी हम तरह तरह की जैसे जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं जिन लोगों को वो सामने आती हैं, जिनको अस्थमा है, क्योंकि जो हमारा थ्रोट और जो हमारा गला है या जो हमारे नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी ह्यूमिडिटी की वजह से उतना अच्छा काम नहीं कर पाती और इस वजह से भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। साथ ही हमने देखा है कि उमस की वजह से जो वातावरण में मौजूद वायरसेस होते हैं, फंगस होते हैं, तरह तरह के कीटाणु होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से पनपते हैं ऐसे वक्त पे। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम पानी पी रहे हैं या जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे घर के अंदर भी अगर आपके बहुत ज्यादा फूही जम रही है या उमस की वजह से दीवारों पे भी हम देखते हैं कि उमस वगैरह जमने लगती है, तो ये सब चीजें भी हमारे शरीर के ऊपर असर डालती है। मतलब आपका कहना यह है कि अपने शरीर से जुड़ी सावधानियां तो हमें अपनानी ही है, अपनी सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना जिससे कि हमारा शरीर नेगेटिवली रिएक्ट ना करे इस मौसम में। सीधे मैं रुक करना चाहूं डॉक्टर अमनजीत सिंह का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, देश के जाने माने। डॉक्टर साहब, आपने सुना स्वाति जी ने कहा कि जो कॉमन दिक्कतें आती हैं उनमें से एक स्किन प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हम स्किन प्रॉब्लम की बात करें तो एक्जिमा जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है और बारिश में कहते हैं कि बढ़ जाती है। इसके अलावा स्कैबीज की भी दिक्कत आती है, इसके अलावा एथलीट्स फुट की भी दिक्कत आती है, क्योंकि पैरों का सीधा संपर्क पानी में अगर बाहर निकल रहे हैं आप तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन तीनों समस्याओं से और इसके अलावा और क्या समस्या स्किन से जुड़ी हो सकती है, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, स्किन से रिलेटेड जब हम मानसून की बात करते हैं तो सारी बीमारियां स्किन की जितनी हैं उनमें फ्लेयर देखा गया। सबसे कॉमनेस्ट जो है रिंगवॉर्म, जिसे हम कॉमनली रिंगवॉर्म बोलते हैं, जो फंगल इन्फेक्शंस है जो कि नमी के कारण होते हैं, गीलेपन के कारण होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फ्लेयर आ जाता है। पूरे से हमारे कपड़े नहीं सूखते, हम पहन लेते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। ह्यूमिडिटी लेवल्स इसमें वातावरण में इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से फंगल मीडियम अच्छे से ग्रो कर पाता है। वो एक तरह का फंगस को मीडियम मिल जाता है और बॉडी पे ग्रो करने में फंगस की हेल्प करता है। इसके साथ साथ और बहुत सी बीमारियां, एक्ने जैसे मुहासे होते हैं, मुहासों में बहुत ज्यादा फ्लेयर देखा गया है। ह्यूमिडिटी लेवल्स हाई होते हैं, स्किन पे जो पसीना है वो सूख नहीं पाता, वो पसीना नहीं सूख पाता तो प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्नेस, जो एक्ने का कॉजेटिव एजेंट है, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, वो ग्रो करने लगता है, सो एक्ने का फ्लेयर हो जाता है। इसके अलावा इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बच्चों में जैसे खेलते हैं, बारिश में खेलते हैं, धूल मिट्टी डस्ट में खेलते हैं, वैसे ही सो जाएंगे तो रात के समय में बिना हाथ पैर मुंह धोए तो वो एक बहुत अच्छा मीडियम बन जाता है बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, चाहे वो फंगल है चाहे बैक्टीरियल है, इवन वायरस भी बहुत बढ़ जाता है इस मौसम में, बिकॉज अगेन ह्यूमिडिटी, ये सब ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब, ये जरा स्पष्ट करें कि ये जो आप जिन बीमारियों के बारे आपने जिक्र किया, जिन एलर्जीज के बारे में आपने जिक्र किया स्किन से जुड़ी हुई,
जिन लोगों को नहीं है मानसून में उनको भी खतरा रहता है, जिनको थोड़ा बहुत है उनमें फ्लेयर हो जाता है? डेफिनेटली जिनको नहीं है उनको खतरा बिल्कुल हो जाता है, और जिनको अगर एक्जिमा जैसे किसी को एटोपिक डर्मेटाइटिस है या एक्जिमेटस स्किन है, एक्सेसिव इची स्किन है, उन लोगों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं इस मौसम में। तो हमें ये ख्याल रखना है कि ये जो ह्यूमिड मौसम है, इसमें अगर किसी को एक्जिमा की शिकायत है तो उसको अपना कैसे इससे ह्यूमिडिटी से बचाव कर सके, कैसे एक्सेसिव ड्राइनेस होने, क्योंकि अगर पसीना आता है उन उपायों के बारे में भी डॉक्टर साहब हम बात करेंगे। पहले मैं हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं उनका भी एक एक कमेंट यहां पर ले लेता हूं। परमेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप आयुर्वेदाचार्य हैं। डॉक्टर परमेश्वर, आप अक्सर ये कहा जाता है कि जो मानसून का सीजन होता है उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसकी क्या वजह है, क्या ऐसा होता है? देखिए, हम लोग बेसिकली जो है वात पित्त कफ जो 3 दोषाज होते हैं उनके बेसिस पे बात करते हैं, और वर्षा ऋतु जो है वो वात प्रकोपक ऋतु है, यानी कि हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। और ये वात दोष को अगर आपने प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे इससे जो है डाइजेशन गड़बड़ होता है, तो बहुत ही साधारण तरीका जो मेरे ख्याल से हर देखने वाले दर्शक को समझ में आएगा कि आप अपने किचन में पकाने के लिए कुछ अपने चूल्हे पे रखिए और साथ में किचन का फैन भी ऑन कर दीजिए, तो आप देखेंगे जो फ्लेम है वो एक जगह स्थिर ना होकर के वो नाचने लगेगी, और आपका जो खाना 15 मिनट में पक जाना चाहिए वो 15 मिनट छोड़िए, वो 1 घंटे में भी नहीं पकेगा, बल्कि कहीं जल जाएगा, कहीं पे कच्चा रह जाएगा। सेम सिचुएशन हमारी बॉडी में होती है जब हमारे वात जो है वात दोष बढ़ जाता है, जिसको साधारण भाषा में लोग बोलते हैं बाई बादी का प्रभाव पड़ गया है, तो खाना सही से नहीं पच रहा, कभी कब्जी रहती है, कभी गैस बनती है, कभी एसिडिटी होती है। तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि किचन में आप चूल्हे के ऊपर कुछ पकने के लिए रखें और पंखा चला दें, तो फिर देखिए क्या कंडीशन होती है। सेम जब भोजन हमारे पेट में पहुंचता है, उसको वहां पे एक सेकंड डाइजेस्टिव प्रोसेस से, एक सेकंड पाक की क्रिया से गुजरना होता है। जब वहां वात दोष बढ़ जाता है तो वो वहां पे भी खाना नहीं पचता, हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाना वहां सड़ जाता है, किसी को लूज मोशन होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को पेट में दर्द होता है। ये वात के कारण हो रहा है। और जो वर्षा ऋतु है, देखिए हमारी 6 ऋतु होती हैं, 6 सीजन होते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन वो सीजन है जहां पे प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है। इसको साइंटिफिकली हम बोल सकते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लगिश होता है। इसलिए ये वो समय है जब हमें खाने को लेकर के बहुत एक तरह से संजीदगी दिखानी है, बहुत ही डिसिप्लिन दिखाना है। और व्हेन आई टॉक अबाउट द डिसिप्लिन, आई टॉक अबाउट संजीदगी, तो मैं बोलता हूं कि खाने को लेके उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका कॉम्बिनेशन, खाने का समय और खाने का तरीका, ये डॉक्टर साहब विस्तार से इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे कि कैसे पूरे खान पान, रहन सहन और लाइफस्टाइल से हम अपने मानसून को बेहतर बना सकते हैं, स्वस्थ रहकर उसका आनंद ले सकते हैं। मैं डॉक्टर इशी खोसला का यहां पर रुख करना चाहूंगा। मैम, जब सर्दी का मौसम आता है तो भारत के अंदर खासकर एक बात बड़ी कही जाती है, भाई पकौड़े हो जाएं, समोसे हो जाएं, लेकिन अगर हम अपनी फिटनेस के नजरिए से देखें तो क्या ये चीजें जेल करती हैं हमारी बॉडी के साथ इस सीजन में? देखिए, जो अभी इतनी सारी जो बातें हुई हैं वो सब एक ही चीज को बार बार दोहरा रही हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है इस दौरान थोड़ा सा वीक हो जाता है, उसको सपोर्ट चाहिए होती है, और आपका इम्यून सिस्टम आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही है। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका गट जिसको बोलते हैं, उसमें आपका मोर देन 2/3 जो है इम्यून सिस्टम बैठा है। तो जब आपने अपना डाइजेशन और इम्यून सिस्टम अगर एक ही है, तो आप जो खाएंगे वो आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा। अगर आप तला हुआ खाएंगे, बाहर का खाएंगे, समोसे खाएंगे, तो न केवल हाजमा खराब होगा, आपकी इम्यूनिटी खराब होगी। जब आपकी इम्यूनिटी खराब होगी तो जितनी भी इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज और डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपको इफेक्ट करेंगी, आपका सिस्टम जो है रोबस्ट नहीं रहेगा। तो जाहिर है कि ये किसी को भी पता है, कॉमन सेंस जो है ये है कि भैया अपना खाना हल्का रखें, अपनी डाइजेशन को सपोर्ट करें, और जहां तक हो सके साफ सुथरा फ्रेश खाना खाएं, स्टेल खाना मत खाएं। जो आपका जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं रेफ्रिजरेटर में उसको ज्यादा ना इस्तेमाल करें। हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि जब कोई बाहर का खाना खाए
और उसको खाने का मतलब कंपल्शन है और जरूरी खाना पड़ रहा है, तो जो कच्ची चीजें हैं और जो अनकुक्ड चीजें हैं उनके बजाय अगर आपके पास पकौड़ा या आपके पास समोसा है, तो वो इन अ सर्टेन वे इज अ बेटर चॉइस देन हैविंग जो आपकी रॉ चीजें हैं। तो इसलिए जैसे चाट वगैरह है, जो जल्दी खराब होने वाली दही की चीजें हैं या मिठाइयाँ हैं, उनकी बजाय अगर आप कोई खाना ही पड़े तो जी। वो सेफर ऑप्शन है। बट दे आर नॉट गुड फॉर योर इम्यूनिटी, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस मौसम में आपको जैसे इम्यूनिटी को सपोर्ट करना है तो थिंग्स लाइक गिलोई, नींबू, अजवाइन, अदरक, हल्दी, अपनी सीजनल सब्जियां, जी। ये चीजें अपनी डाइट में लाएं। और हरी पत्ते की चीजें जो है कच्ची वगैरह ना खाएं, ज्यादा सलाद पका के खाएं। जी। और जो नॉन वेज खाते हैं वो फिश वगैरह अवॉइड करें, बहुत ज्यादा नॉन वेज अवॉइड करें। जी। तो डॉक्टर आपको ऋषि, डाइजेस्टिव एक एक सपोर्ट एक मिलेगा। आम धारणा ये लोगों के बीच बैठी हुई है कि अगर हम कच्चा आप चीज को खाएंगे, उसको वो करेंगे तो ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू हमें उसकी बॉडी हमारी ग्रहण करती है। आप वो मॉनसून में क्या सजेस्ट करती हैं कि मॉनसून में कच्चा खाना या फिर कच्ची चीजें खाना? अब हर कच्ची चीज, अब देखिए केला भी कच्चा होता है, सेब भी कच्चा होता है, पत्ते भी होते हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इसमें एक सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि कच्ची चीजों को, एक तो कई लोगों को हजम करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो जी। वो उनके लिए दिक्कत है। और वो वही चीजें सलाद की कुक करके खा लेंगे तो दे आर बेटर ऑफ, या उनको सूप के फॉर्म में ले लिया, दे आर बेटर ऑफ। और बाकी कच्चा ये होता है कि जो पानी होता है ना, इस मौसम में जो पानी जी। की सप्लाई होती है वो बहुत कंटेमिनेटेड होती है, ओवरफ्लो हो जाती है पाइप्स वगैरह, तो उसमें रिस्क ऑफ फूड बोर्न डिजीजेज रहते हैं। तो अगर आपके पास सलाद है या धनिया पत्ते हैं या कोई भी कच्ची चीजें खाने का सलाद का होता है, उसमें रिस्क रहता है ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। ओके। तो इसलिए कच्ची चीजों को थोड़ा सा बाहर तो पर्टिकुलरली अवॉइड करें, और घर में भी अगर लें तो बहुत अच्छे से धोएं और उसको लिमिट करें, बहुत ज्यादा ना। डॉक्टर ऋषि, मैं आपके पास आता हूं। मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अ, स्वाति जी, जब बात आती है मानसून की, बरसात की, तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे शरीर का कमजोर हिस्सा है जिस पर अटैक होने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो वो है हमारा पेट, हमारा स्टमक। उससे जुड़ी दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उससे कैसे बचाव करना है, उससे कैसे हमें पार पानी है इस रेनी सीजन के अंदर? बिल्कुल, देखिए अनंत जी, जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं, जो दिक्कत है यानी कि ज्यादातर जो इन्फेक्शन इस वक्त हमारे शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं वो या तो खाने से पहुंच रहे हैं या पानी जो दूषित हम ले रहे हैं उससे पहुंच रहे हैं। यानी कि जो इन्फेक्शन का सोर्स है, क्योंकि वो खाना और पानी है, इसलिए हमारा जो पेट है, हमारी आंतें हैं, इनमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर हम इस सोर्स का ही ध्यान रखें, यानी कि हम जो भी फ्रूट्स या सब्जियों का सेवन कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पहले घर ला करके धो रहे हैं। और जैसे अभी ईशी मैम भी बोल रही थी, क्या होता है कि आप सब्जी वाले से सब्जी या फल खरीद रहे हैं या आप कहीं पर खाने की चीजें इस तरह से कटी हुई खरीद रहे हैं, तो वो लोग किस पानी का छिड़काव कर रहे हैं उसके ऊपर ये हमें नहीं पता होता है। कई बार ये पानी, क्योंकि बरसात का पानी है, इसमें जानवरों का मल मिल जाता है, ह्यूमन मल भी मिल जाता है, तो कई चीजें क्योंकि इसमें मिल सकती है, इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम घर लाके इन चीजों को एक तो बहुत अच्छे से धोएं। दूसरा, पानी जिसका हम सेवन कर रहे हैं, अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो बॉटल वाटर का इस्तेमाल करें, या घर से हम उबला हुआ पानी लेकर जाएं, या आरओ का पानी जो होता है उसका इस्तेमाल करें। तो हमें खास तौर से इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम बाहर खा रहे हैं, जैसे कि आप अभी हम बात कर रहे थे चाट की, अगर आप गोलगप्पे खा रहे हैं तो वो जो पानी है, क्या अगर वो साफ पानी से बना है या नहीं बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे समय जी। में। इसी तरह से जो हमारा खाना है वो दो श्रेणी में हम इसे बांटते हैं। देखिए, एक है कि हमें अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, घर पे भी हमें खाने को अच्छे से कुक करना है, सफाई से कुक करना है। दूसरा, जो खाना बच जाता है उसको हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम बाहर नहीं छोड़ें, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत जल्दी खराब होता है। अगर हम उसे फ्रिज में अच्छे से स्टोर करें, और अगर फ्रिज की चीजें भी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि 2 या 3 दिन से ज्यादा पुराना खाना नहीं हो। तो जितना ज्यादा तरोताजा खाना हम इस वक्त खाएंगे उतना हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। और बहुत जरूरी चीज है हाथ धो करके खाना, जो कि हमें जी। बच्चों और बड़े सभी लोगों को सीखना बहुत जरूरी है और पालन करना बहुत जरूरी है, कि जब भी हम खाना खा रहे हैं या कोई चीज खा रहे हैं तो हम हाथों को साबुन और पानी से बहुत अच्छे से जरूर धोएं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। आता हूं स्वाति जी आपके पास। मैं डॉक्टर मनजीत जी का यहाँ पर रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, स्किन एलर्जीज की, स्किन इन्फेक्शन की हम बात कर रहे थे कि कैसे हमारी स्किन रिएक्ट करती है इस सीजन में और कैसे तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर
हो जाती हैं। अब मेरा एक सवाल और है कि एक तो हमने नॉर्मल जो सामान्य लोग हैं उनके साथ भी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स डायबिटिक भी होते हैं। क्या उनमें अगर हम देखें तो स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है, ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए सीजन के अंदर? तो डेफिनेटली डायबिटीज जो है, डायबिटीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें आ जाता है, श्रेणी में आ जाता है। सो उसमें वैसे ही नॉर्मल कोर्स में अगर देखा जाए, जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स है, जैसे फंगल इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शंस है, इन सब की मात्रा काफी हद तक ज्यादा पाई गई है। ऊपर से जो मौसम की वजह से जो मॉइस्चर लेवल्स बढ़ जाते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो सर्टनली एक एडिटिव वो हो जाता है, मीडियम बन जाता है, जो कि इन बीमारियों को और ज्यादा सिवियर रूप में दिखाता है शरीर के ऊपर। सो अगर किसी को डायबिटीज है तो हमें उनको और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें और ज्यादा हिदायतें बरतनी चाहिए मॉनसून के मौसम में। जैसे कि अपने शरीर को जितना हो सके अच्छे से हाइड्रेट करके रखें, पानी ज्यादा पिए, जो कपड़े हैं, जो धुले हुए कपड़े हैं, वो एकदम सूखे हों तब पहने। इसके अलावा बॉडी पे इमोलिएंट्स मतलब मॉइस्चराइजर्स का उपयोग करें, जिससे कि एक वो मीडियम नहीं मिल पाए, जिससे कि बैक्टीरिया या फंगस इजीली ग्रो नहीं कर पाए। घर के अंदर कॉमन कोकोनट ऑयल होता है, सो हम हमेशा एडवाइस करते हैं स्नान करने के बाद अच्छे से पूरी बॉडी पे, स्पेशली फोल्ड्स में और पैरों की उंगलियों के टोज के बीच में कोकोनट ऑयल लगा लें गीले पे, ऊपर फिर 1-2 डब्बे पानी के डाल के एकदम शरीर सूख जाए तब कपड़े पहने। इसके अलावा सफाई की ओर ज्यादा ध्यान देना है। एक नॉर्मल पीएच साबुन का उपयोग करें। अगर बाहर निकल रहे हैं, वापस आते हैं, तो हाथ पैर मुंह अच्छे से धोएं, ताकि वो जो ह्यूमिडिटी की वजह से बैक्टीरिया उस पर नहीं ग्रो कर पाएगा और आपकी स्किन, त्वचा ठीक रहेगी। ऐसी एक्जिमेटस स्किन के लिए, खासतौर पे जिसको एक्जिमास की शिकायत है, उनको इमोलिएंट्स और मॉइस्चराइजर्स अच्छे से लगाने हैं, लूज कपड़े पहनने हैं, लाइट कपड़े पहनने हैं, तो इससे वो एक्जिमा फ्लेयर से भी काफी हद तक बच सकते हैं। हम सीधे रुक करना चाहेंगे आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी का। डॉक्टर साहब, दूध दही को लेकर एक कॉमन परसेप्शन ये होता है कि भी बड़ी हेल्दी होती हैं और काफी हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं, हमें स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत फायदा पहुंचाती है। लेकिन आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें बॉडी टाइप के हिसाब से या फिर बॉडी के कैसा नेचर है उसके हिसाब से इनकी सलाह दी जाती है। अगर हम मानसून की बात करें तो इसको लेकर लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस सूरत में फायदेमंद हो सकती है, कैसे इनका सेवन किया जाए जिससे कि इनका मैक्सिमम लाभ लोगों को मिल सके? दूध जो है वो डेफिनेटली इस समय पी सकते हैं आप, और बहुत अच्छा रहेगा कि आप हल्दी डाल के पिए। हल्दी को लेके एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। लोगों के दिमाग में एक हल्दी होती है जिसको कुरकुमा अमादा बोलते हैं, एक जंगली हल्दी होती है जो अदरक की तरह की होती है, और एक हल्दी वो होती है जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, कुरकुमा लौंगा। तो अक्सर लोगों को एक भ्रांति है कि साहब कुरकुमा अमादा जो है, जो अदरक की तरह की होती है, वो हल्दी अधिक गुणकारी है। तो मैं कहना चाहूंगा, हमारी मेडिकल स्टडीज बता रही है कि कुरकुमा लौंगा जो हमारी किचन की हल्दी है, जिसको हम सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा गुणकारी है। तो पहले तो हल्दी आपने हमेशा वही वाली यूज करनी है जो किचन में इस्तेमाल करते हैं। अब इस समय कितनी यूज करें तो सामान्य, अगर आपका शरीर है, कहीं आपको दिक्कत नहीं है, बहुत गर्मी नहीं लगती, तो आपको हल्दी का दूध तैयार करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊंगा कि 1 कप दूध आपने लेना है, 1 कप पानी उसमें मिलाना है, और 1/4 चम्मच हल्दी डाल करके, टीस्पून जो होता है उसका 1/4 हिस्सा वो डाल करके आपको जो है उसको 3-4 मिनट आप बॉईल करेंगे, तो वो हल्दी के सारे गुण जो कुरकुमीन है वो पूरा का पूरा हमारे दूध में मिल जाता है, और फिर जो है दूध गाढ़ा भी नहीं होता, वो पानी वाला हिस्सा चला जाता है। तो हल्दी का दूध तैयार करने का तरीका पुनः रिपीट कर रहा हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी, आपके किचन वाली हल्दी, 1 कप दूध, 1 कप पानी, आप लगभग 3-4 मिनट उबालेंगे तो वापस से वो 1 कप बचेगा, उसको आप रात में सेवन करें। अगर कुछ लोगों को हल्दी लेने से दिक्कत है तो वो सौंफ और बड़ी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ 1/4 चम्मच और बड़ी इलायची का पाउडर 1 चुटकी, 1 पिंच उसमें डाल करके उबाल करके लें, तो इस समय बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी जो है बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक है, बहुत अच्छा रेजुमिनेटर है। इस समय जो मौसम में बदलाव हो रहा है तो अक्सर हम देखते हैं कि बॉडी पेन्स बढ़ जाते हैं, स्किन के इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, कोल्ड कफ की संभावना रहती है। तो ऐसे में एक बहुत ही नेचुरल रेमेडी है हल्दी का सेवन। और कुरकुमिन जो है, आजकल हल्दी के लोग कैप्सूल पानी के साथ खाते हैं, तो
एक मेडिकल फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि हल्दी में जो कुर्कुमिन एल्कलॉइड है वो पानी के साथ उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो वो इट्स ऑल वेस्ट। तो आपको हमेशा हल्दी को दूध में ही लेना चाहिए, क्योंकि दूध के फैट के साथ कुर्कुमिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो ये आप अगर दूध का सेवन करें, दही में आपको इस समय जो है बहुत डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि इस समय अगर जरा सी भी खट्टी दही है तो वो आपका गला खराब कर सकती है, आपको खांसी जुकाम, बदन में दर्द, एस्थमा के अटैक्स, ये सब, बल्कि स्किन डिजीज, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये सब जो है दही से हो सकता है। तो आपको बिल्कुल फ्रेश ताजी बनी हुई दही, वो भी दिन के समय, ना नक्तम दही मुंजीत, हमारे शास्त्रों में तो बताया गया कि 12 महीने किसी भी सीजन में रात में तो दही खानी ही नहीं चाहिए जी। लेकिन आता हूं परमेश्वर जी आपके पास। मैं डॉक्टर ईशी खोसला जी का यहां पर एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा। अब डॉक्टर साहब, अब आपसे हम लोग उम्र के हिसाब से और जो बीमारी है अलग अलग इस सीजन में, डायबिटिक पेशेंट हैं वो कैसे अपने खान पान का ध्यान रखें, बच्चे हैं खासकर इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो उनसे जुड़ा खान पान क्या हो, जो थोड़ी ज्यादा उम्र के लोग हैं उनसे जुड़ा खान पान हो कैसे हो, जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं जिनको कोई एलर्जिक कंडीशन है उनका खान पान इस मौसम में कैसा होना चाहिए, क्योंकि तमाम कंडीशंस एग्रेवेट हो सकती हैं इस सीजन के अंदर। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सीजन है वो सपोर्ट नहीं करता, तो आपको सपोर्ट करना है अपने डाइट से और लाइफस्टाइल से। जी। और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इसके ऊपर। अच्छे हर्ब्स होने चाहिए जो हमारी संस्कृति में हैं, पार्ट ऑफ आवर किचन है, वो मसालों में है, तो उनकी बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब समझते हैं। एंड वो लिटरली एक किचन अपने आप में एक फार्मेसी बन जाती है। बट एक्चुअली खाना क्या है उसमें ये देखना है कि बहुत ज्यादा पेट भर कर मत खाना खाएं। ये चाहे मानसून हो चाहे वैसे भी एक रूल होता है डाइजेस्टिव सपोर्ट का कि एकदम 80% खाना रखें, 100% ना फुल रखें। इससे और इसके साथ साथ कुछ कुछ उपवास रखें। और जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हुई थी पहले, उसके अलावा जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का फास्ट ले लें और बाकी चीजें ना लें, स्प्राउट्स वगैरह ले लें, तो बट वो भी कच्चे नहीं, कुक्ड फॉर्म में। तो ओवरऑल चाहे वो किसी चीज का भी मरीज है, जो हमको टारगेट करना है वो उसकी डाइजेस्टिव शक्ति को ठीक रखना है। और अपना जो न्यूट्रिशन जो है, जो हमारी जैसे विटामिन स्टेटस है, चाहे वो विटामिन B12 हो, चाहे विटामिन डी हो, चाहे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, मल्टीविटामिन, उनको भी अंडर सुपरविजन आपको ऑप्टिमम लेवल पे रखना है। खास करके कुछ विटामिन जो हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़े हैं, वो है विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी, और उसके साथ साथ मैग्नीशियम। तो ये अपने आप से ना शुरू कर दें, ये कहीं ना कहीं किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ या एक्सपर्ट के साथ जुड़कर आप इनका भी इस्तेमाल करें, और इनको जांच के अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करा के तभी इनको आप सप्लीमेंट करें। बट ये आमतौर पे हम देखते हैं कि इनकी मात्रा जो होती है ये सब ऑप्टिमल रहती है, और इसलिए हमारी इम्यूनिटी भी डाउन जाती है। तो इस पे भी खास क्योंकि आपने इम्यूनिटी की बात करी और मानसून के टाइम, ये चीजों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पर्टिकुलरली जो लोग बीमार हैं या इनको कोई लॉन्ग टर्म क्रॉनिक बीमारी है। जी, हाँ, जी। तो बेसिकली आई थिंक माइक्रो न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। और जो बाहर के जो फैट्स हैं, जो हमने बात करी है तलों की, और उसके साथ जो तले हुए हैं, और जो मार्जरीन्स हैं, जो वनस्पति है, वो भी जो कमर्शियल फूड में पाया जाता है, उसको भी बिल्कुल अवॉइड करें जहां तक हो सके। इसकी बिल्कुल भी कोई भी इसमें जो खाने बनते हैं वो ना लें, हलवाइयों के खाने और उस किस्म के पकवान, चाहे कोई भी हो चीज। तो मतलब को ओकेजन हो, हम लोग अपने आप बहाने बना देते हैं, कभी ये त्योहार, कभी ये जन्मदिन, कभी वो, और उसके बहाने लेते रहते हैं। सो आई थिंक इसको भी हमको एक कंट्रोल करना है। और रात का खाना बिल्कुल हल्का रखें, वो भी एक डाइजेस्टिव सपोर्ट का तरीका है। 6-7 बजे तक खाना खा लें लेटेस्ट, और अगर खाना आपको खाना ही है लेट, तो उसमें खाना बिल्कुल हल्का लें, जिससे आपकी डाइजेशन पर स्ट्रेन ना पड़े। चलिए, मैं आता हूं डॉक्टर ईशी आपके पास। अब मैं सीधे स्वाति जी का रुख करना चाहूंगा। स्वाति जी, लगातार हम एक मेडिकल कंडीशन को भी जोड़कर इस पर बात कर रहे हैं अपनी फिटनेस को लेकर। अब गर्मी में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ये मानसून का सीजन ऐसा होता है कि कभी धूप निकल रही है, कभी उमस हो रही है, कभी बरसात हो रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसे में लोग एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में भी रहते हैं। इसमें हम जानना चाहते हैं कि जो बीपी के पेशेंट हैं,
जो शुगर पेशेंट हैं, जिन्हें कोई लिवर कंडीशन है, जिन्हें कोई किडनी की कंडीशन है, किसी को हो सकता है कि जॉन्डिस हो, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए वो अलार्मिंग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट है तो उसको वो कौन सा साइन मिलेगा कि उससे सचेत हो जाना चाहिए? जो बीपी का पेशेंट है उसके लिए कौन सा वो साइन होगा कि उसको सचेत हो जाना चाहिए अपने खान पान के अंदर? और एक और बात इसमें कि ये जो नमक की बात भी सलाह दी जाती है कि नमक इस सीजन में कम खाना चाहिए, इसकी वजह क्या है? देखिए आनंद जी, अगर हम ब्लड प्रेशर के मरीजों की बात करें तो कई बार डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में या मानसून के सीज़न में हम देखते हैं, जिसकी वजह से खास तौर से जो ऐसे मरीज होते हैं जो डायलिटिक्स वगैरह पे ऑलरेडी पहले से होते हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करनी चाहिए, अपना बीपी चेक करना चाहिए। अगर किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि चक्कर जैसा आ रहा है या आज हम सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या हम बिल्कुल अपने आप को ऑप्टिमल महसूस नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत थकान वगैरह हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर अपना बीपी चेक करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार हमें ऐसे मौसम में दवाइयां कम करने की जरूरत भी पड़ती है, तो ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज है जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उनमें ज्यादातर देखिए इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं इस मौसम में, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो पहले से कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बुखार हो रहा है या कहीं एविडेंट इन्फेक्शन सामने से दिख रहा है या पेट जल्दी जल्दी खराब हो रहा है या त्वचा में कोई तकलीफें आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जरूर हमें ये देखना चाहिए कि हमारा शुगर लेवल जो है वो जिसको कि हम चेक भी कर सकते हैं, वो हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या हमें दवाइयों में कोई फेरबदल करने की जरूरत है। और खास तौर से हम ऐसे वक्त पर अपने शरीर का जो बाहरी तौर से है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इन्फेक्शंस जो है स्किन के भी लगने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, स्किन का हमें बहुत अच्छा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही जो लोग देखिए अस्थमा जिनको है या साइनोसाइटिस की जिनको आमूमन तौर पे परेशानी रहती है, ये भी वक्त है उन लोगों के लिए भी खास तौर से ध्यान रखने का, क्योंकि जो हमारी थ्रोट की हमारी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है ऐसी स्थिति में, तो इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और साथ ही में ऐसे में वातावरण में बाहर एलर्जिक कंपोनेंट्स बहुत होते हैं, तरह तरह के पॉलन्स हैं। क्या मास्क लगाना फायदेमंद होगा या फिर अपने नेजल एरिया को ढककर रखना फायदेमंद होगा? बहुत संक्षेप में स्वाति जी। बिल्कुल ढक के रखना जरूरी होगा और साथ ही हमें गर्म तरल चीजों का सेवन खूब करना चाहिए, जैसे कि जिंजर टी है, टी है, सूप है, इन तरह की चीजों का खूब इस्तेमाल। मैं सीधे रमनजीत जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। सर, आपने शुरुआत में ये बताया था हमारे जो ब्रेक से पहले कि हमें जो ऊपरी हमारी जो स्किन है बाहरी तरीके से उसका हमें कैसे केयर करनी है, कैसे उसको मॉइस्ट करना है, कैसे उसको हमें उसके अंदर ऑइंटमेंट लगाने हैं। लेकिन अगर कोई स्किन कंडीशन हो जाती है तमाम उपायों के बावजूद, तो उसका सिम्टम क्या होगा कि अब मॉइस्चराइजर से भी काम नहीं चल रहा, नारियल के तेल से भी काम नहीं चल रहा है, तो उसका सिम्टम क्या होगा और उसको फिर आगे कैसे फर्दर ट्रीट किया जाए? देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जैसे फंगल इन्फेक्शन जिसे रिंगवॉर्म बोलते हैं जी, कॉमनली जो सीच बोला जाता है, तो उसको एंटीफंगल क्रीम्स यूज करनी पड़ेंगी। बट ये ख्याल रखें कि ओवर द काउंटर से अगर आप कुछ लेते हैं तो उसमें स्टेरॉइड वाली क्रीमें नहीं यूज करना जी। स्टेरॉइड्स अगर आप यूज करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा मॉइस्चराइज करें, हाइड्रेट करें, और फिर भी अगर लगता है कंट्रोल नहीं होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें, बिकॉज अगर आप उसको ज्यादा देर तक छोड़ेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ाएगा, उससे आपकी ये जो जितनी परेशानियां और बढ़े। अगर रेडनेस, इचिंग, दाने अपीयर होने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, तो उससे आपको इमीडिएटली ये करना है कि माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम्स का उपयोग करना है। सबसे पहले अगर गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अगर मलेरिया हो रहा है, मलेरिया जिसको हम गोनोरिया बोलते हैं, अगर वो हो रहा है तो इनिशियली हम कैलेमिन लोशंस का उपयोग करके देख सकते हैं। अगर उसके बावजूद नहीं हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीधा सा फंडा है मानसून में स्वस्थ रहने का, फिट रहने का, वो ये है कि अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने रहन सहन का ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा संवारें मौसम के अकॉर्डिंग, और अगर तब भी कोई दिक्कत आती है तो सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उचित दिशा में कदम बढ़ाएं। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।